नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर एक बार फिर आपके साथ आपकी आधी रात को आजादी की वेब सीरीज की बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ मुखातिब हूं। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, आधी रात को आजादी वेब सीरीज पार्ट 3। आज हम आधी रात को आजादी के संदर्भ में उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिस मुद्दे को लेकर लॉर्ड माउंटबेटन भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू की शिमला समझौते के मंत्रणा के बाद आनन फानन में वीपी मेनन ने जो स्वतंत्र भारत का योजना तैयार की, उसे लेकर पहुंचते हैं ब्रिटेन। और ब्रिटेन में जाकर क्लीमेंट एटली, तत्कालीन लेबर पार्टी मजदूर पार्टी के प्रधानमंत्री से गुफ्तगू करते हैं। और उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या भारत को आजादी 1947 में ही मिलेगी या 2 वर्ष के बाद। इन्हीं मुद्दों के साथ आज की तीसरी महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो चलो करें शुरुआत। देखें, नियति द्वारा अभिशप्त वह दिवस, नियति जो हमारे भाग्य में लिखी थी, और उसी नियति के कारण 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया, जिसे कहा गया भाग्य वधु से चिर प्रतिरक्षित भेंट, उसी संदर्भ में नियति द्वारा अभिशप्त वह दिवस जो कब लंदन में मई 1947 1947 का मई का वह महीना, जिसके 2 महीने बाद ही 2.5 महीने बाद ही हमारे देश को आजादी मिलनी थी। लेकिन आजादी मिलने से पूर्व जो स्थितियां रही, जो परिस्थितियां रही, उन पर अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वीपी मेनन द्वारा आनन फानन में तैयार की गई विभाजन योजना का मसौदा साथ लिए हुए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन स्वयं उड़ान भरकर लंदन आए थे। स्वयं लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल बनकर भारत आए, वो तत्काल प्रभाव से लंदन पहुंचे ताकि एटली सरकार यानी कि क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री की सरकार के सामने स्पष्ट कर सके कि शिमला में जवाहरलाल नेहरू की तीखी प्रतिक्रिया के कारण एकाएक गड़बड़ी हुई। किंतु इस नई संशोधित योजना को कांग्रेस पार्टी अवश्य स्वीकार कर लेगी या नहीं, इस बात को लेकर लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री एटली को किस प्रकार विश्वास दिलाया। अब विश्वास कैसे दिलाया, उसकी अगर मैं बात करूं तो यहां देखें, किंतु इस नई संशोधित योजना को कांग्रेस पार्टी अवश्य स्वीकार कर लेगी। लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री एटली को किस प्रकार विश्वास दिलाया। एटली ने कहा, क्लीमेंट एटली तत्कालीन मजदूर दल के नेता जो भारत के लॉर्ड माउंटबेटन से वार्ता के दौरान एटली क्या कहते हैं, एटली ने कहा प्रधानमंत्री भले ही मैं हूं। क्लीमेंट एटली ने साफ सुंदर शब्दों में कहा, 1945 में जब सरकार बनी, मजदूर दल की सरकार बनी, और क्लीमेंट एटली ने कहा कि प्रधानमंत्री भले ही मैं हूं, लेकिन इंग्लैंड की चाबी अब भी विंस्टन चर्चिल के हाथ में है। विंस्टन चर्चिल क्लीमेंट एटली से पूर्व प्रधानमंत्री रहे ब्रिटेन के, जिनका विपक्ष में, जिनका द्वितीय सदन में, जिनका उच्च सदन में बहुमत था, और उनकी सहमति के बिना कोई कार्य संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भले ही मैं हूं, लेकिन इंग्लैंड की चाबी अभी विंस्टन चर्चिल के हाथ में है। जब तक उनकी सहमति नहीं मिलती, मेरी या मेरी पार्टी की सहमति का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। माउंटबेटन को अच्छी तरह मालूम था, भारत को आजादी देने का विचार ही चर्चिल की नजरों में अलावा पागलपन के कुछ नहीं है। तो चर्चिल, माउंटबेटन जानते थे कि चर्चिल भारत को आजाद कराने के पक्ष में नहीं थे। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे, सरकार उनकी थी, लेकिन उच्च सदन में विंस्टन चर्चिल के पास आज भी बहुमत था, और वो एटली के किसी भी उस प्रस्ताव को प्रतिबंधित कर सकते थे, उस प्रस्ताव को स्थगित कर सकते थे जो किसने पारित किया था, क्लीमेंट एटली की सरकार ने। आगे देखें, हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि उच्च सदन, तृतीय सदन में चर्चिल के बहुमत को देखते हुए
भारत की आजादी का विधेयक पास करने के सवाल पूरे 2 वर्ष तक घपले में पड़ सकता था। अर्थात ये बात सत्य है कि अगर चर्चिल सहमत ना होते तो हम आजाद 1947 में ना होते, हम आजाद होते दोस्तों 1949 में। भारत की आजादी का विधेयक पास करने के सवाल पूरे 2 वर्ष तक घपले में पड़ सकता था यदि चर्चिल ने इस बार भी माउंटबेटन से मात्र एक छोटा शब्द कह दिया नहीं। जबकि माउंटबेटन अच्छी तरह जानते थे कि 2 वर्षों तक भारत को संभालने रहना अंग्रेज सरकार के लिए कतई संभव नहीं होगा। जातीय दंगों के बारूद से दबा भारत विस्फोटों से घिर जाएगा, भारत की आंतरिक की धज्जियां उड़ जाएंगी। माउंटबेटन ने तमाम तर्कों को चर्चिल ने बेमन से सुना। चर्चिल ने बड़े बेमन से सुना। चर्चिल तो चाहता ही नहीं था भारत कभी आजाद हो। उसकी आंखें आंधी मुदी हुई थी। भारत के सामने गृह युद्ध का जो खतरा है वह कितना डरावना, गंभीर, और इस बाबत लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत कुछ कहा, लेकिन चर्चिल ने कितना सुना कितना नहीं भांपना मुश्किल रहा मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन का। विभाजन की नई योजना के मसौदे के अलावा माउंटबेटन एक ऐसा तर्क भी अपने साथ लाए थे जिसे चर्चिल के सामने जब रखा गया तो उसे सुप्रसिद्ध राजनीतिक जिद कुछ ढीली पड़ने, अब कुछ ऐसा लॉजिक, ऐसा तर्क माउंटबेटन ने रखा जिसके कारण चर्चिल को अपने निर्णय पर कहीं ढील देनी पड़ी और उसे भारत को आजादी का प्रस्ताव पर सहमति को राजी होना पड़ा। माउंटबेटन एक ऐसा तर्क भी अपने साथ लाए थे जिसे चर्चिल के सामने जब रखा गया तो सुप्रसिद्ध राजनीतिक युद्ध कुछ ढीली पड़ने लगी और माउंटबेटन का वह तर्क कम था और खुशखबरी अधिक। उन्होंने चर्चिल को बताया कि भारत और संभावित पाकिस्तान दोनों देशों को कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण करने के लिए राजी कर लिया गया है। कॉमनवेल्थ। अब चर्चिल से कहा, आप घबराए नहीं, आप चिंतित ना हो, अगर हम भारत और पाकिस्तान को आजाद कर देते हैं तो आने वाले समय में वो हमारे अधीनस्थ ही रहेंगे, वो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के सदस्य ही रहेंगे और उस कॉमनवेल्थ जिसे हिंदी में राष्ट्रमंडल कहा जाता है उसकी महारानी ही अध्यक्षता रहेगी। कभी भी इनको कोई समस्या होगी ये गरीब हमारे दरवाजे पर आकर खटखटाएंगे। चर्चिल को लगा चलो कोई नहीं, आजाद कर देते हैं, लेकिन बाद में हताश होकर ये हमारे पास ही आएंगे। ध्यान रखें, दोनों देशों को कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण करने के लिए राजी कर लिया गया है। चर्चिल को पहली बार लगा कि भारत उपमहाद्वीप पर अंग्रेजों की परछाई हट जाने के बाद भी इंग्लैंड के साथ उसका संबंध पूर्णतः कट नहीं जाएगा। विपत्ति की छड़ों में वह रोमांचक उपमहाद्वीप निसंकोच आकर इंग्लैंड के द्वार खटखटा सकेगा। और चर्चिल ने आखिर भारत देश के विभाजन को उस नई रूपरेखा को अपना आशीर्वाद दे ही दिया। ध्यान रखें साथियों, इस आधी रात को आजादी के पूरे संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कड़ी से हमें यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार क्लीमेंट एटली की सहमति के बावजूद भी विपक्षी नेता विंस्टन चर्चिल को माउंटबेटन ने बखूबी तर्कों के माध्यम से राजी किया और उसी सहमति के आधार पर विंस्टन चर्चिल ने भारत की आजादी का रास्ता साफ किया और भारत को आजाद कराने में अपनी सहमति दर्ज कराई। तो मिलते हैं इसी वेब सीरीज की अगली श्रृंखला में आपके अपने राजनीति मंथन के ऑनलाइन चैनल पर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।